प्यारे बच्चों, आज अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। इससे पहले अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज जिस चैप्टर के बारे में आज आपको बताएंगे वो भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये सामान्य जानकारी है जिसको आम नागरिकों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है, इसका मतलब पढ़ लिए परीक्षा दे दिए, ये नहीं। सरकार या लोकतंत्र में इन बातों को समझना जरूरी है, एक जनता के लिए, एक नागरिकों के लिए, कि उनको अधिकार के अंतर्गत और कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान या विश्व के जितने भी देश हैं उनके द्वारा बनाए गए कई प्रकार के नियम या नागरिकों की सुविधाओं के लिए कई प्रकार के आयोग या कई प्रकार के अधिकार दिया गया है। उन्हीं अधिकारों में से आज जिस अधिकारों का या जिस आयोग का गठन किया गया है उनके बारे में आज हम समझेंगे और इनके बारे में पूरा आम नागरिकों को इन बातों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के उनके प्रति किए गए शोषण के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ सकता है या अपने अधिकार की सुरक्षा कर सकता है। तो आइए चलते हैं हम चैप्टर की ओर और वो प्रमुख चैप्टर जो है वो प्रमुख जो बिंदु है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग लोकतंत्र के बाद में तेजी के साथ में नागरिकों की सुरक्षा, व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके कई प्रकार के जो हो रहे शोषण के लिए इसको बनाया गया। 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका गठन किया और उसी के कारण 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार आयोग केंद्रीय स्तर पर भी इसका गठन किया जाता है और राज्य स्तर पर भी इसका गठन किया जाता है। हमारे भारत में 1993 से मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और लगातार हो रहे जो शोषण के विरुद्ध लोगों को या नागरिकों को एक न्याय प्रदान किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में भी मानवाधिकार आयोग, तो ऐसे जितने भी राज्य है, जितने भी प्रांत है, वहां पर नागरिकों के अधिकारों के लिए मानवाधिकार व्यक्तिगत जो होता है उनके प्रति हो रहे शोषण या मानव के प्रति हो रहे अत्याचार, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो या किसी शासकीय कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा हो या किसी उद्योगों के द्वारा किया जा रहा हो या कोई व्यापारी के द्वारा किया जा रहा हो, किसी व्यवसायी के द्वारा किया जा रहा हो, तो इसको रोकने के लिए मानवाधिकार का आयोग का गठन किया गया है। हर देश और देश के अंतर्गत हर राज्य में इसका गठन किया गया है। तो इसमें इस आयोग का जो गठन किया गया है इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और केंद्र में और 7 सदस्यीय उनके सदस्य होते हैं।
और इसके बाद राज्य का होता है, उसमें मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं और 7 सदस्य और सदस्य रहते हैं। ये सभी मिलकर मानवाधिकार का संचालन करते हैं। मानवाधिकार के अंतर्गत किसी को कारावास देना या कारावास की सजा सुना देना या दंड देना नहीं है। ये उचित जांच पड़ताल करके, उचित निरीक्षण करके कि किस व्यक्ति के ऊपर, कौन से नागरिक के ऊपर, किस मानव के ऊपर अत्याचार हुआ है, चाहे महिला हो या पुरुष हो या कोई भी बालक बालिका हो, उसके प्रति होने वाले जो अत्याचार है उसके लिए ये आयोग जांच पड़ताल करके उसके प्रति उचित कार्रवाई करने के लिए न्यायालय को आदेश देती है या न्यायालय में उसको भेजती है। तो ऐसे प्रकरण का जांच पड़ताल, निरीक्षण करना और उचित न्याय प्रदान करने के लिए ये मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। तो इसका कौन कौन से कार्य है, किस किस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, इसका कार्य क्षेत्र कौन कौन से है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो पहला है इसमें मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और उसको समाज में रहने का अधिकार है। समाज के रीति रिवाज सबको मानने का अधिकार है। यदि किसी भी प्रकार से उसको समाज से बेदखल किया जाता है, अन्यायपूर्ण तरीके से उसको सामाजिक रीति रिवाज से उसको अलग कर दिया जाता है या सामाजिक न्याय उसको नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति या वो नागरिक या वो महिला जो पुरुष है वो मानवाधिकार आयोग के शरण में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है और उसकी उचित जांच पड़ताल, समाज से दस्तावेज, समाज से जानकारी या समाज को समन जारी करके वो सारी चीज को जांच पड़ताल कर लेता है और उसके बाद में उस पीड़ित व्यक्ति जो है उनको न्याय प्रदान करती है। तो सबसे पहला सामाजिक बहिष्कार के लिए कार्य करती है। दूसरा जो है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, शराबखोरी और ऐसे बहुत सारे घरेलू हिंसा होते रहते हैं जिसके बारे में उचित जांच पड़ताल करके उस पीड़ित व्यक्ति जो होता है उनको न्याय दिलाने का कार्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है या उस व्यक्ति के द्वारा मानवाधिकार आयोग में जाकर उस प्रकरण को वो प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद बाल विवाह है। सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, कम उम्र में ही विवाह कर देना, चाहे बालक हो या बालिका हो, तो ऐसे जो प्रकरण आते हैं उसके निपटारा के लिए भी मानवाधिकार आयोग एक जांच, निरीक्षण करने के बाद में ऐसे प्रकरणों का निपटारा करता है। बाल विवाह जैसे एक सामाजिक कुरीतियां प्राचीन समय से लगातार चली आ रही है और उसके कारण कई प्रकार के देखा जाता है तो स्थिति निर्मित हो जाती है। तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना ये भी एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुरीति है और इसको भी दूर करने के लिए आज बालिकाओं
को दहेज के नाम से कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, उसको जला दिया जाता है या मारपीट किया जाता है, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बहुत सारे दहेज के मामले में जो कुरीतियां फैली हुई है, तो इसका निपटारा भी मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। जेलों में होने वाले अत्याचार, कई शासकीय अधिकारी है, कर्मचारी है, पुलिस है, थाने हैं, यहाँ पर भी देखा जाता है कि जेल में बंद या उसको निश्चित समय तक के लिए जेल में रखना या उसको सुरक्षित रखना या उनके स्वास्थ्य में अगर खराबी आ जाती है तो उचित समय में उसको इलाज देना। तो इस प्रकार से जेलों में हो रहे अत्याचार शासकीय कर्मचारियों के द्वारा, उसके बारे में भी मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराया जा सकते हैं और उस शिकायत का निराकरण मानवाधिकार आयोग के द्वारा एक निष्पक्ष और गोपनीय तरीके से इसका जांच पड़ताल करके उस नागरिक को, उस व्यक्तियों को एक न्याय दिलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मानवाधिकार आयोग के निरीक्षण, जांच, इसके कारण आज बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी है या कल कारखाने हैं, उद्योग हैं या घरेलू अत्याचार, इनसे आज रोक लगाया जा सक रहा है। तो इस प्रकार से मानवाधिकार आयोग कार्य करती है। बंधुआ मजदूर वेतन कम देना, पारिश्रमिक कम देना, मजदूरी कम देना, ज्यादा समय तक के उनको कार्य कराना, रातों तक कार्य कराना, कई घंटों तक कार्य कराना, उनको छुट्टी नहीं देना, अवकाश भी नहीं देना। तो एक बंधुआ मजदूर के शोषण जो होता है, जिस प्रकार से उसको उचित पारिश्रमिक मजदूरी मिलना चाहिए, उसको साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, ऐसे कई प्रकार के जो सुविधाओं से वंचित हो जाता है, तो उनके लिए मानवाधिकार आयोग एक जांच कमेटी बनाकर ऐसे जो बंधुआ मजदूर के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध भी कार्रवाई करती है। प्रदूषण, कोई भी कल कारखाने हैं, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर कई प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या अपशिष्ट गंदे मैले पदार्थ से प्रदूषण फैलता है, जो आसपास के आबादी वाला क्षेत्र है या आम नागरिकों, आम जो मानव हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण कई गंभीर बीमारियां, त्वचा रोग है, फेफड़े का रोग है, टीबी जैसे, कैंसर जैसे मस्तिष्क संबंधित, ध्वनि संबंधित बीमारी फैल जाती है। तो इसके कारण उसके विरुद्ध राज्य मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में वो शिकायत दर्ज करके वो लाभ प्राप्त कर सकता है और उसके ऊपर उचित कार्रवाई मानवाधिकार आयोग जांच पड़ताल करने के बाद, अपनी कमेटी गठन करने के बाद में जो परिणाम आता है, यदि गलत तरीके से वहां पर प्रदूषण फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रयास करती है या उनके लिए कमेटी गठन करती है और उसको रुकवाने का प्रयास करती है, ताकि वहां पर निवास करने वाले जो आबादी है या जन मानस है, उन पर होने वाले इस ध्वनि प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण के बारे में उस पर रोक लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और इसके गठन से कई प्रकार के लाभ आम नागरिकों को या देश में रहने वाले जो व्यक्तियों को लाभ होता है।
दूसरा जो पॉइंट आता है वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है लोकतंत्र में। नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई भी नागरिक शासकीय कार्यालय से दस्तावेज, अभिलेख ये प्राप्त कर सकता है। एक निश्चित शुल्क, 10 रुपए के निश्चित शुल्क के साथ में कोई भी दस्तावेज, अभिलेख या वीडियो कैसेट ये प्राप्त कर सकता है। और सामने वाले जो सक्षम अधिकारी है उनको वो अभिलेख और दस्तावेज देना होता है। कोई भी सक्षम अधिकारी के पास में जब आवेदन सूचना के अधिकार, जन सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होता है तो उसकी कार्रवाई 30 दिन के भीतर कर देनी चाहिए। और यदि 30 दिन के भीतर नहीं करता है तो उस सक्षम अधिकारी या जो प्राधिकारी है उनको प्रतिदिन 250 रुपए की दर से उनको मुआवजा या उनकी क्षतिपूर्ति उनको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है सूचना का अधिकार, भारत में सूचना का अधिकार जब बनाया गया 2005 में, तो उसी समय से आम नागरिकों को किसी भी कार्यालय, कोई भी विभाग से महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार उसको हो गया। ये राज्य स्तर पर भी होता है, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। राज्य या प्रांतों में भी राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है और इसके अंतर्गत एक प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है। आवेदन शुल्क प्राप्त होने के बाद में वो एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो जानकारी मांगी गई है उसकी जानकारी उनको प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार के इसमें भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार का दबाव या इनकार जन सूचना अधिकार के बारे में नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत समझते हैं, और वो है मालती नाम की एक महिला जिन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए जमा किया अपना आवेदन। कई महीनों तक के वो राशन कार्ड के लिए चक्कर काटती रही और उसके बाद में उस सक्षम अधिकारी के पास में गई तो वहां पर जाने के बाद में उस अधिकारी के द्वारा बोला गया कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किए है। तो मालती ने एक पावती दिखाई और पावती दिखाने के बाद भी वो अधिकारी जो है हम ढूंढ कर देंगे आपको या खोजना पड़ेगा, इस प्रकार से बहाना करके उसको फिर लौटा देती है। मायूसी की हालत में जब मालती वापस घर लौट रही थी तो एक पढ़े लिखे नौजवान उनकी उदासी का कारण पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं कई दिनों से, कई महीनों से राशन कार्ड के लिए इस दफ्तर का चक्कर काट रही हूँ और मेरा कई रुपए खर्च हो गए, मेरा मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा है और आज भी मुझे राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। तो उस नौजवान युवक ने बताया कि क्यों ना आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए और उसमें मैं सहयोग दूंगा। तो इस प्रकार से उस नौजवान युवक ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन लगाया जिसमें उस
जो मालती का नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर, गरीबी रेखा है या नहीं, शुल्क जमा किया गया और कौन से कारण से वो राज्य सूचना आयोग में आवेदन लगा रहा है उसका कारण स्पष्ट की। तो इस प्रकार से एक आवेदन का फॉर्मेट तैयार हुआ और उसको एक निर्धारित निश्चित शुल्क के आधार पर जमा किया गया। जमा करने के बाद में मालती को कुछ दिन के बाद में उसके घर में एक पत्र आया और पत्र में लिखा हुआ था कि आपका राशन कार्ड तैयार है और आप राशन कार्ड आकर ले जाएं। यदि मालती सूचना के अधिकार के अंतर्गत उस लड़के के द्वारा आवेदन लगाई नहीं होती तो उनको पता नहीं कि राशन कार्ड मिल पाता या नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में कहा जाए या एक सरकार के द्वारा कहा जाए कि सूचना के अधिकार में बहुत सारे इसमें फायदे, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे सूचना, बहुत सारे अभिलेख दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हमको पहले चक्कर काटना पड़ता था या उसकी जानकारी हमको नहीं थी। मालती को यही समझ आया कि आज तक मैं इस सूचना के अधिकार के बारे में नहीं जानती थी, आज मुझे पता चला और ये अच्छी बात है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत ऐसे संवैधानिक गोपनीयता या ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं जो सरकारी दस्तावेज होते हैं जिसको संविधान के आधार पर या सरकार के ऐसे गोपनीय है जिसको नहीं दिया जाना है या जिसको नहीं बताया जाना है, ऐसे दस्तावेज को नहीं दिया जा सकता या ऐसे दस्तावेज को प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आ जाता है बाल अधिकार संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण बच्चों के या बालक बालिकाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, जैसे स्वास्थ्य संबंधित है, इसमें शिक्षा संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे कार्य है या बच्चों के प्रति शोषण हो रहा है, उसके लिए बाल अधिकार संरक्षण का गठन किया गया है और इसको उचित न्याय की व्यवस्था शासन के द्वारा या हमारे भारतीय संविधान में या लोकतंत्र में इसको सम्मिलित किया गया है। इसके लिए एक अलग अनुच्छेद बनाया गया है जिसके अंतर्गत किसी भी बच्चे के ऊपर हो रहे अत्याचार, चाहे शिक्षा संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे उसके शारीरिक संबंधित हो, इसके लिए अलग कानून की व्यवस्था उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो बाल अधिकार संरक्षण के अंतर्गत इसमें शिक्षा से लेकर कई प्रकार के अभी आपको संरक्षण बताया गया, तो उसी के आधार पर एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि अ नामक एक बालक है और 10 वर्ष का बच्चा है वो, और एक होटल में काम कर रहा था। वहां से एक शिक्षक या उन्हीं के शिक्षक वहां से गुजर रहा था और गुजरते समय देखा कि ये तो हमारे विद्यालय का बच्चा है और यहाँ पर काम कर रहा है, और उस बच्चे को बुलाकर पूछा गया कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो बच्चा बताया कि मेरे माता पिता एक मजदूर हैं, मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ और मेरे माता पिता की आय इतनी नहीं है जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके या परिवार का संचालन हो सके। तो उसी आधार पर मैंने भी सोचा कि रात में काम
कर लूं और कुछ पैसे मिल जाए जिससे हमारे परिवार के माता पिता का भी सहयोग हो जाए। इस आधार पर मैं इस होटल में काम करने आया हूं। तो वहां पर जाकर उस शिक्षक ने देखा और उन्होंने पूछा कि कितने घंटा काम करते हो, क्या काम करते हो। तो बताया कि 10 घंटा काम करवाया जाता है, इतना मजदूरी मुझको दी जाती है। इस प्रकार से फिर भी मैं काम यहाँ पर करता हूँ, कोई भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, लगातार काम करते रहता हूँ। तो इस बाल श्रम के बारे में उस शिक्षक ने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और ये बच्चा का पढ़ने का उम्र है और यहाँ होटल में काम कराया जा रहा है, मालिक भी इसको काम ले रहा है जबकि उसका पढ़ने का समय है। तो इस प्रकार से उसका रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में उस होटल में जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल होने के बाद में पता चला कि वास्तव में वो 14 वर्ष का जो बच्चा है या कम उम्र का बच्चा है वो वहां पर काम कर रहा है, उनको मजदूरी भी कम दिया जा रहा है, अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। फिर एक उचित न्याय उस बाल श्रम के। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो बाल अधिकार का शोषण हो रहा है, उनके पढ़ाई के समय वो काम करते हैं या पढ़ाई छोड़ दिया गया है या उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया है या उसको किसी भी प्रकार से काम करवाया जा रहा है, तो ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है। और इस बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए उसको उनके अधिकार का संरक्षण के लिए हमारे भारतीय संविधान में या सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को सौंप दिया गया है कि इस प्रकार की अगर कहीं पर व्यवस्था होता है, तो इस प्रकार का कोई अत्याचार होता है, तो ऐसी स्थिति में उचित कार्रवाई किया जाए, दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। तो इस प्रकार से बाल शोषण जो हो रहा है उनको रोकने का प्रयास बाल अधिकार संरक्षण का गठन करके बच्चों पर होने वाले जो शिक्षा के समय उस पर अत्याचार हो रहा है या कई प्रकार के ऐसे अत्याचार हो रहा है जिसको रोकने का प्रयास करने के लिए सरकार प्रयास करती है। तो इस प्रकार से हम लोग महत्वपूर्ण और एक सामान्य ज्ञान कहा जाए जिसके बारे में आम नागरिकों को जानना जरूरी है कि बाल अधिकार संरक्षण सूचना का आयोग, मानवाधिकार आयोग क्या है, इसके बारे में आपको समझाया गया। और इस प्रकार से अधिकार का चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इसके अगले चैप्टर में और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।